लेकिन अब राजघरानों से राजनीति में भी आने लगे। दिया कुमारी जी हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजस्थान के। वसुंधरा राजे जी को कौन नहीं जानता। और जैसे वो होते हैं ना, वो एक ऐसी चीफ मिनिस्टर थी, मतलब सब कुछ कंट्रोल में। वाकई में वो लगता था कि शी इज अ वुमन ऑफ कन्विक्शन। आपका भी ऐसा कोई फोरे करने का है राजनीति में? आज दिन तक हमारे दूसरे जितने भी मंदिर हैं वो हैं काफी पानी के स्रोत, चाहे वो साउथ इंडिया में हो, हर मंदिर के साथ अपना पानी का स्रोत जी। राजस्थान एक ऐसी जगह बन गया है, गुजरात में भी हैं ऐसे बावड़ियां। राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पे चाहे वो रानियां हो, उनके पॉकेट मनी से रानियों ने पानी के स्रोत जनता के लिए बनवाए। आज जयपुर आमेर, अगर आमेर ने अपनी बेटी मुगलों को नहीं दी होती तो भारत आज हिंदू राष्ट्र नहीं होता। मेरे को इतना पता है कि 1947 के अंदर जब हिंदू मुसलमान एक दूसरे का कत्ल कर रहे थे, माथे बढ़ रहे थे लोगों के, मारवाड़ क्षेत्र में एक हिंदू और एक मुसलमान मरा नहीं, वहीं है वहीं रहा। कि जो क्रांति की आग मेरे मन में बचपन में लगी थी, मैं भटका जरूर हूं, मैं वापस भी आया हूं, बट मरने के बाद वो क्रांति की आग तुम 3000 लोगों के मन में मैं लगा के जाऊं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात नेशनल टीवी पर बोली। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज द हरियाणा टॉक्स के इतिहास में, हालांकि छोटा सा इतिहास है हमारा तो 1.5 साल का, लेकिन मेरी अपने 20 साल के पत्रकारिता करियर में ऐसा पहली बार है कि मैं एक ऐसे गेस्ट का इंटरव्यू करने जा रहा हूं जो जोधपुर राजघराने से संबंध रखती है। हालांकि मैं अपनी जिंदगी में किसी राजकुमारी से 1-to-1 कभी मिला नहीं, इंटरेक्ट करने का मौका मिला नहीं। फिल्मों में देखा है या फिर दूर से देखा है। तो ये द हरियाणा टॉक्स का सौभाग्य है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यू आर द प्रिंसेस, तो वेयर इज योर क्राउन? My crown. Which one do you want to see? I've got a lot of crowns. लेकिन but even then, Which crown do you want to see? but I want to know. I don't have one crown. I have a lot That's of what I crowns. have just mentioned. I haven't met, but I have seen this in movies and we have heard a lot about royal families and all. So in that context, I'm asking. In the materialistic context. Yes, where is your crown? You got me. Well, right now my crown is this Yes. turban, which is in respect and tribute to all the Veers and Veeranganas who have also given birth to Veers and Veeranganas, to the warriors. So this is my crown for the time being. We have our audience who are from rural areas, so we have to switch in Hindi. अच्छा, तो you वो the one better who started रहेगा। talking English. जी, तो राजकुमारी पद्मजा, आप के बारे में जब हमें पॉडकास्ट करना था तो रिसर्च में हमने डॉक्यूमेंट्री देखी आपके ऊपर। आप घोड़ा बहुत अच्छा चलाते हैं। और हमारे एक दोस्त हैं अजीत नांदल, जो रोहतक से बिलोंग करते हैं और हमारे और आपके कॉमन जानकार हैं, फ्रेंड हैं हमारे। तो उन्होंने बताया कि जब घोड़े की कमर पे बैठ के चलते हैं और जो घोड़े के 2 कान होते हैं, उनके बीच में से जो हवा आती है ना, जिंदगी का उससे बढ़िया अनुभव ही नहीं हो सकता। इज इट ट्रू? I will say yes. It is sort of true. Yes, it is true. But ऐसा उन्होंने डिस्क्राइब किया, इतना प्यार से डिस्क्राइब किया उन्होंने। वो उनका घोड़ों- अनुभव है और मैं महसूस कर रही हूँ कि वो क्या बोलने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि कभी कभी अनुभव शब्दों में जब बयान होते हैं वो सिर्फ शब्द रह जाते हैं और एक कल्पना बन जाती है। अनुभव को वो कभी कैप्चर नहीं कर सकता। तो बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने ये सामने रखी है बात। और जो इंसान कानों के बीच सेंटर से हवा महसूस कर सकता है, डेफिनेटली उसकी इंद्रियां अलग लेवल पर है।
और वो घोड़े के साथ एक कहीं ना कहीं है। जब राजस्थान को देखते हैं, राजे महाराजे, वो सारी बातें तो एक तरफ है, लेकिन अब राजघरानों से राजनीति में भी आने लगे हैं। दिया कुमारी जी हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजस्थान के, वसुंधरा राजे जी को कौन नहीं जानता। और जैसे वो होते हैं ना, वो एक ऐसी चीफ मिनिस्टर थी, मतलब सब कुछ कंट्रोल में, वाकई में वो लगता था कि शी इज अ वुमन ऑफ कन्विक्शन। आपका भी ऐसा कोई फोरे करने का है राजनीति में, या इस तरह से कुछ लगता है कि मिल करके कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए, कुछ अच्छा भी किया जाए? राजनीति का मुझको पता नहीं, रणनीति की बात करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत मैं कर भी लूं। राजनीति का मेरे को अभी समय सही नहीं है मेरे लिए राजनीति के लिए। बट अगर मेरे को मेरे कर्म में काम करना हो और मेरे कर्म से, मेरे काम से, मेरे एक्शन से जो हमारी योजनाएं हैं, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो या स्टेट्स की योजनाएं हो, अभी मेरा कर्म है कि उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, वो एक जो अवेयरनेस होता है वो लोगों के अंदर लाना कि कौन सी योजना को हमको इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो पंचायत के द्वारा हो, चाहे वो प्राइवेटली हो। अभी फिलहाल काम मेरा यहाँ पर ज्यादा फोकस है। आप बहुत कुछ कर रहे हैं, मैंने डॉक्यूमेंट्री में देखा, आपके बारे में रिसर्च किया, विकिपीडिया में पढ़ा, बहुत कुछ कर रहे हैं। और वैसे हमारे मतलब आम आदमी की ये है कि राजा महाराजा तो ऐश करते हैं, लेकिन आप सब कुछ छोड़ करके जंगल में हैं और कहीं आप वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और मैंने तो बल्कि एक वीडियो में देखा कि एक कैक्टस था और उसको आप रीप्लांट कर रहे थे, उसको नया जीवन दे रहे थे। जब सबने मान लिया कि अब इसका क्या होगा, उसको भी नया जीवन देने की कोशिश कर रहे थे। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि from that to this. But that's what I'm trying to tell you, sir, कि एक राज परिवार के सदस्यों का सबसे बड़ा कर्म माने एक्शन अपनी प्रजा के लिए है। प्रजा सिर्फ मनुष्य नहीं है। जब आप देखेंगे 500 साल पहले जब हम नॉर्थ से, 1000 साल पहले जब नॉर्थ से इन्वेजन्स हो रहे थे, तब एक ब्राह्मण तक ने शस्त्र उठाया रक्षा के लिए, शस्त्र रक्षा के लिए शस्त्र उठाए वो क्षत्रिय। तो राज परिवार तो बहुत आए हैं, बहुत गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, बिंबिसार भी था, अशोक भी था, चोलास भी थे, पल्लव्स भी थे, राष्ट्रकूटस भी थे। उन्होंने वो चले गए, बट आज दिन तक एलोरा केव्स हैं राष्ट्रकूटा के। आज दिन तक हमारे दूसरे जितने भी मंदिर हैं वो हैं। काफी पानी के स्रोत, चाहे वो साउथ इंडिया में हो, हर मंदिर के साथ अपना पानी का स्रोत जी। राजस्थान एक ऐसी जगह बन गया है, गुजरात में भी हैं ऐसे बावड़ियां। राजस्थान एक ऐसी जगह है जहां पे चाहे वो रानियां हो, उनके पॉकेट मनी से रानियों ने पानी के स्रोत जनता के लिए बनवाए। खुद थोड़ी ना पीते थे वो तो महलों में रहते थे, पर जनता के लिए बनाए। पटरानी ने भी बनाए, मेन जो थे। पासवानों ने भी बनाए, जो कॉन्क्यूबाइंस थे, उनके लवर्स थे। तो हम एक ऐसे समाज से आए हैं। भारत एक ऐसा देश प्रदेश है जहां पे इतने राज हुए हैं, इतने लोग आए हैं, धरती से खुद की भूमि से भी आए हैं, विदेशी भी आए हैं। कुछ लोगों को इतना प्रेम हो गया है कि वो यहां रह ही गए हैं। तो बीच में जरूर बहुत लोग भटके हैं, बहुत लोग भटके। जैसे अकबर एक ऐसा सम्राट या जो भी उनको कहना, एम्परर बोलना चाहे, हाँ कोई भी एक ऐसा राजा था, रूलर था, जिसने अपना खुद का एक दिले इलाही बनाया। मतलब एक खुद का अपना अकबरनामा भी लिखा उन्होंने। अनपढ़ थे, उन्होंने उनकी हट की वजह से या जो भी कि मैं वार करूंगा। आज जयपुर आमेर, अगर आमेर ने अपनी बेटी मुगलों को नहीं दी होती तो भारत आज हिंदू राष्ट्र नहीं होता।
बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल छेड़ रहे हो आप सोशल मीडिया पे, मैं कंट्रोवर्शियल सवाल नहीं छेड़ क्योंकि रही हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, इस पे हम देखते हैं ये कि सत्य है। ये बिल्कुल सत्य है। आप जब किसी के साथ मैरिटल अलायंस बैठाते हैं, एक जंग रुकवाने के लिए एक राजे का क्या दायित्व है? मेरी प्रजा। रानियों ने बोला हम लड़ाई करेंगे, राजे ने बोला कितनी विधवाएं होएगी और उन विधवाओं को कौन रख, क्या होगा उन विधवाओं के साथ, कभी सोचा है? आपके तो जौहर भी एक प्रथा है। बिल्कुल है। अगर आप बुरी नजर हमारे ऊपर डालोगे और हर शतरानी को, मतलब चाहे वो पंडिताइन क्यों ना हो, अगर उसके पति ने शस्त्र उठाया वो शतरानी बन जाती है। हर शतरानी का एक धर्म है कि आप किचन में बैठ के अपने एक बच्चे को दूध पिलाते हुए उल्टे हाथ से आपका चाकू जाना चाहिए सीधा उसकी आंख के अंदर। वो शिक्षा हमको दी जाती थी। तो जब युद्ध, हमारे आदमी जब शहीद हो जाते थे, जब युद्ध पूरी की पूरी तरह से हमारे पौड़ के अंदर आ जाता था, जनाने की दीवार तक खून से लिपटी हुई होती थी और हर शतरानी ने शस्त्र अपने इस्तेमाल कर लिए थे, फिर अंत का शस्त्र रहता है अग्नि। अग्नि भी जब फेंक दी और फिर भी वहां पे फौज नहीं रुक रही है, और अब एक आपके पास सल्यूशन है, समर्पण, और वो पूजनीय है हमारे लिए। कहां से आती है महिलाओं में इतनी शक्ति? ये हर महिला में है वो शक्ति, क्योंकि हर महिला एक भाग है उस ही परमात्मा का, चाहे कोई भी धर्म हो। हम खुद से तो नहीं बने। टॉपिक फिर सीरियस हो गया। अच्छा, हम ना बचपन में थे तो दादी नानी सुनाती, एक राजा था उसका कई रानी थी। शुरुआत हर कहानी की यहीं से शुरू करते थे और हमें तो बचपन में राजा रानी कहानी सुनाते थे। आप जब छोटे थे तो आपको क्या कहानी सुनाते थे? सेम राजा रानी की। एक राजा था, उसकी 7 रानियां। 7 रानियां थी, बिल्कुल 7 से शुरू करते थे। क्या राजा की 7 रानियां? मेरी फेवरेट कहानी थी, मैं बताती हूँ। एक राजा था, उसकी 7 रानियां थी। उसकी एक रानी जो नई रानी थी वो बहुत गंदी रहती थी, नहाती नहीं थी, धोती नहीं थी, कुछ नहीं करती थी। उस राजे ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने बोला मेरे को बंदरिया चाहिए। तो हम तो ऐसी कहानियां, फिर वो बंदरिया आई। बंदरिया मतलब बंदरिया होशियार होती है, रानी होशियार नहीं थी, वो बंदरिया लाई। अल्टीमेटली उस बंदरिया ने ऐसा सॉन्ग रचा कि 7 रानियों में से सबसे फेवरेट रानी वो सूगली रानी बनी और वो सूगली रानी अप्सरा बन गई। इतनी खूबसूरत उस बंदरिया ने उसको कर दिया। ऐसी कहानी तो हम भी सुनते थे जी, लेकिन हम तो इस चीज को कभी फैक्ट चेक नहीं कर पाए। क्या राजा की इतनी रानियां होती थी? 7 रानियां, 7 से भी ज्यादा होती थी। मतलब वो क्योंकि वो रॉयल होते थे इसलिए अलाउड थी। आम में तो होता नहीं है, आम में तो हिंदुओं में तो एक ही होता है। नहीं, 2 मान काफी जो अफोर्ड कर सकता है। अफोर्ड। मानो एक आपकी रानी आई। पहले क्या होता था कि लड़कियां लड़कों से उम्र में बड़ी होती थी तो आप शादी करते थे। ये अच्छा होता था कि मैच्योरिटी लेवल इतना है कि वो सब संभाल लेगी। कभी कभी प्यार नहीं होता था दोनों के बीच में, बट बच्चा होता था, वो अपना ड्यूटी करती थी। फिर राजे या उनका कोई वारिस नहीं होता था तो वो बोलती थी आपको दूसरे से विवाह करना पड़ेगा, तो दूसरी आती थी। कुछ राजे तो ऐसे ऐसे करके ये तो राजा का बात हुई। पर जो नॉर्मल लोग भी थे, जैसे हमारे सेठ लोग थे या कोई भी आप देखिए, अगर वो अफोर्ड कर सकते थे, किसी की आबरू बचानी है तो वो विवाह हो जाता था। जैसे लॉर्ड कृष्णा के बारे में कहते हैं कि 16,000 रानियां थी, तो बेसिकली कहानी ये है कि वो वॉर के अंदर उनके पति डेड हो गए थे, उनको अपनाने के लिए, क्योंकि समाज में अगर कोई एक प्रोटेक्टर नहीं होगा तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। ये ऐसे कहते हैं। हाँ, और मतलब जो अफोर्ड कर सकता है आई गेस उसके वो जाने वो इतनी रानियां कैसे रखता था। यहाँ तो एक संभालना मुश्किल हो जाता है। देखो, आम आदमी के सपने होते हैं कि कभी किसी मतलब बड़ा सा घर बना लें, एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो उससे बड़ी बात नहीं, जीवन सफल हो गया। आपके
क्या दिमाग में कि भाई सरकारी नौकरी कभी दिमाग में आया एक्चुअली हाँ है? सरकारी नौकरी? हाँ, सरकारी नौकरी मेरे दिमाग में है और मैं उस चीज के लिए प्रयास भी कर रही हूँ। अगले साल मैं आपको, जब वो मिल जाएगी मुझको, तो मैं आप जानेंगे। और मे बी सरकारी नौकरी डेफिनेटली विधायक सरकारी की तो, नौकरी। विधायक और एमपी की तो नहीं है? नहीं, वो भी जब पॉलिटिक्स में आएंगे वो बात अलग है। वो आई थिंक जब मेरे पता नहीं, वो शायद आए या ना आए वो दिन, वो बहुत, वो मैं नहीं सोचती। बट हाँ, एक सरकारी नौकरी मैंने बिल्कुल सोचा है, सरकारी नौकरी बचपन में भी। बट मेरे को बोला गया था कि करप्शन बहुत है, तो मैंने कहा नहीं, करप्शन के अंदर तो भाई मैं तो, आई एम सॉरी, मैं तो हूँ, मेरे को तो पता लगे दूसरे कमरे में करप्शन हो रहा है, मैं तो वहां भाग के जाऊं। इग्नोर कर सकते हो? नहीं। तो आपके लिए, क्योंकि मेरे को पुलिस ज्वाइन करनी थी, और आईपीएस या पुलिस, कुछ भी कुछ नहीं पता था, बस पुलिस ज्वाइन अच्छा, कर। मेरे पुलिस। मेरे दादू साहब, दादू साहब थे, वो फौज में थे पहले, फिर उन्होंने पुलिस ज्वाइन करी। और मुझको पुलिस का कुछ को ऐसे लगता था पुलिस इज चार्म अल्टीमेट। तो और फौजी बनने की कभी सोची? हमारे यहाँ तो फौज का बहुत कल्चर है। नहीं, फौजी बनने के लिए मुझको ऑलरेडी पता था कि महिलाओं को फौज में नहीं लेते, तो मैंने मेरी खुद की फौज बनाई, जिसको बोलते हैं सिविलियंस एंटी पोचिंग सिक्योरिटी फोर्स। एक टास्क फोर्स तैयार करी है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है एक्चुअली, और संवैधानिक कर्तव्य भी है। महिलाओं की है, सब है, मिक्स है। संवैधानिक कर्तव्य हमारा क्या है? हमारा कर्तव्य है कि हम पानी के स्रोतों को साफ रखें। हमारा कर्तव्य है कि हम कोई भी जंगली जानवर या कोई भी प्राणी पर अत्याचार ना देखें। हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम एक, अगर पुलिस ना आ सके तो एक क्राइटेरिया होता है सिविलियन अरेस्ट का, जिसके अंदर खुद को पहले सरेंडर करना पड़ता है और अपना कारण बताना पड़ता है, और आपकी फिर पूरी गवाही होती है, और फिर अगर आप सही हो तो आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, और जो आपने जुल्मी को पकड़ा है उसको अंदर लिया जाता है। ये आपके संविधान के अंदर बहुत क्लियरली लिखा है। तो वो एक सिविलियंस एंटी पोचिंग टास्क फोर्स ऐसे बनी कि जो लोग हैं, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सारी जगह नहीं रह सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, बट जो पोचर है या जो कोई भी आदमी जो एक शेड्यूल एनिमल का शिकार कर रहा है, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो लेपर्ड हो, चाहे वो पॉक्यूपाइन हो, चाहे वो क्रोकोडाइल हो, चाहे वो चिंकारा हो, तो अलग अलग समुदाय के लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं, और ये खुद में एक फोर्स बनी है। आप आवाज भी निकाल सकते हैं अलग अलग जानवर की? मतलब बकरी की तो अलग अलग? अच्छा, बकरी नहीं, मैंने एक वो टेडेक्स में आपका देखा था कि आप कोई आवाज निकाल रहे थे। वो एक रायका बा हैं जो अपने ऊंट के लिए गाना गाते हैं, तो वो गाना मैंने सुना है। अगर थोड़ा सा मेरे से अभी ऐसे तो कैसे होगा? कोई आवाज तो निकाल के दिखाइए। अभी हम भी तो कल को कहेंगे ना, हमने राजकुमारी से देखो आवाज निकलवा। नहीं ऐसे, इसके लिए तो राजकुमारी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो एक बावड़ी साफ करने से ज्यादा मेहनत है। अच्छा, बावड़ियों पे भी तो आप काम कर रहे हैं? हाँ जी, बावड़ियों पे जो हमारा स्टेपवेल रेनोवेटर जो संस्था है, उस संस्था से मैं जुड़ी हूँ, और हमारी संस्था की जो प्रेरणा है वो एक फॉरेनर है, आयरिश, उनका नाम कैरन है। वो 80 साल के हैं, और पिछले 8-10 सालों से वो जोधपुर में चुपचाप जाके बावड़ियां साफ करते हैं। उन पे लोगों ने उनका तिरस्कार किया है, लोगों ने उन पे कचरा फेंका है, उनका पैर में इन्फेक्शन बहुत गंदी हो गई थी, वो फिर भी नहीं रुका। मेरे लिए, अगर आज मेरे को कोई बोले कि आपने भगवान देखे हैं, हाँ मैंने देखे हैं। नहीं माँ बाप के रूप में नहीं, क्या भगवान देखे हैं? हाँ मैंने देखे हैं भगवान। वो अंग्रेज की शरीर में वो भगवान है, क्योंकि अगर आपका पैर सड़ रहा है, माइंड इट, मैं नहीं कर सकती हूँ ये, मेरे को मेरी लिमिट्स पता है। पैर आपका सड़ रहा है, वो आदमी फिर भी पानी में पानी को साफ कर रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है मैं हॉस्पिटल जाके अपना इलाज करा लूं, वो ये सोच रहा है कि नहीं, इस बावड़ी को साफ करना ज्यादा जरूरी। तो वो जो जुनून है, वो जो पागल है, पागलपंती का वो सवार, वो ऊर्जा अलग है। आप इतना समाज का काम करते हो, वाइल्ड लाइफ पे काम करते हो। हमने राजस्थान में बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में सुना है कि वो हिरणों को, वाइल्ड लाइफ को बहुत ही प्रेम करते हैं। एक तो फोटो बड़ा वायरल है कि एक औरत घर का काम कर रही है और एक हिरन को दूध भी पिला रही है। क्या ऐसा होता है? ये सत्य है। जो हमारे स्टेपवेल रेनोवेटर
के जो हमारा संगठन है उसके अंदर 3 अलग समाजों के लोग हैं। बिश्नोई समाज का भी एक मनुष्य है, रविंद्र बिश्नोई, नौजवान है, वेटनरी पढ़ रहा था, बट पता नहीं उसका दिल कहाँ आ गया। उनके द्वारा मेरे को काफ़ी कहानियां पता लगी है। इनफैक्ट सिविलियंस जो हमारी एंटी पोचिंग टास्क फोर्स है उसके अंदर भी बिश्नोई समाज का बहुत बड़ा योगदान है। तो जब आप मेरे से ये सवाल पूछते हैं, मतलब मैं शक्ल हूँ इस मूवमेंट की, मैं आवाज़ हूँ इस मूवमेंट की, क्योंकि मे बी मेरे को हिंदी और अंग्रेजी थोड़ी ज़्यादा समझ है और थोड़ा ज़्यादा मैं अंग्रेजी में बात कर सकती हूँ, और मे बी क्योंकि मेरा राज परिवार से संबंध है। तो राज परिवार के होने से एडवांटेजेस तो बहुत सारे होंगे, कोई डिसएडवांटेज भी है? बहुत डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस तो हम पूछेंगे नहीं, क्योंकि कुछ तो सब पता ही है कि आपको इंट्रोडक्शन देते ही मान सम्मान ऑटोमेटिकली फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो कोई नुकसान भी है, कोई डिसएडवांटेज भी है? देखिए, डिसएडवांटेज ये है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अपने जन्म के अनुसार आपने कर्म नहीं किया तो आपकी 100 पुश्तों के ऊपर थूका जाएगा, चाहे उन्होंने कितना भी अच्छा किया। आपने अगर अपना एक गलत कर्म कर दिया, गलत मतलब नीच गलत कर्म, मतलब गलत। नीच, आप अगर नीचता पर आ गए तो आपकी 100 पुश्तों के ऊपर थूका जाएगा। ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है, मेरे को नहीं पता दूसरों के साथ ये हुआ है कि नहीं, आई एम श्योर हुआ होगा, बट जैसे लोग सोचते हैं कि हमको बहुत मान सम्मान मिलता है, नहीं होता। हमको बहुत तिरस्कार भी मिलता है। जब मैं छोटी थी, बच्ची थी मैं, मेरे को बहुत गंदी तरह से लगते थे। मेरे दोस्त नहीं थे, मेरे दोस्त कबूतर थे, चिड़ियाएं थी, ऐसी वो स्क्विरल्स, टिलोड़ी जिसको बोलते वो थी। मेरे दोस्त नहीं थे। मेरी एक सहेली थी, डॉक्टर गिरिजा, जो अब डेंटिस्ट है, और लोगों ने उसको भी मेरे खिलाफ भड़काने का बहुत प्रयास किया। ऐसा क्यों? स्कूल में, कॉलेज के अंदर भी। शायद आप ओड वन आउट हो गए, मेरे को नहीं पता। अब वही लोग मेरे को कहते हैं, ओह हमने आपको जज करने में गलती कर दी, आप तो ऐसे नहीं, आप ऐसे हो। तो उनको थोड़ी ना पता था कि मैं कैसी हूं। उनको वो सीख किसने दी? वो नफरत की भावना। भाई, मेरे को इतना पता है कि 1947 के अंदर जब हिंदू मुसलमान एक दूसरे का कत्ल कर रहे थे, माथे बढ़ रहे थे लोगों के, मारवाड़ क्षेत्र में एक हिंदू और एक मुसलमान मरा नहीं, वहीं है, वहीं रहा। क्योंकि महाराजा ऑफ जोधपुर हनुमंत सिंह साहब एंड हिज यंगर ब्रदर हिम्मत सिंह, दोनों प्रजा के साथ निहत्ते प्रजा के अंदर मुसलमानों की बस्ती और हिंदुओं की तो मुसलमान, राजपूत, ब्राह्मण, इन सब का एक जो बस्तियां होती है एक साथ जो रह रहे थे, वहां पे गए खुद। और महाराजा हनुमंत सिंह साहब के शब्द थे, मैं थासू दूर नहीं हूं, मतलब मैं आपसे दूर नहीं हूं। अगर किसी को मारवाड़ क्षेत्र छोड़ के जाना है वो जा सकता है, पर जरूरत क्या है? मैं बल्कि हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो उसमें महाराज हनुमंत सिंह ने, देश तो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उन्होंने 11 अगस्त को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वो ऑलरेडी इंडिया के अंदर वो सारी चीज़ें हो गई थी। जोधपुर ने सरेंडर नहीं किया था। नहीं, अच्छा, सरेंडर वो बाद में, हाँ, हैदराबाद ने, आई थिंक सबसे एंड में हैदराबाद ने किया था। जोधपुर का बीच में नंबर कहीं आया था। और एक कहानी जाती रहती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जहाँ पे उनके महाराजा हनुमंत सिंह साहब के पेन के अंदर ही सेज आई कैन शूट यू राइट नाउ, ऐसा कुछ। हु डू यू थिंक दैट यू आर थ्रेटनिंग? वल्लभ भाई पटेल साहब ने उनको थ्रेटन किया था, तो वो तो कहानी टेबल को मार के ऐसे करके कुछ थ्रेटन किया था। और ही सेड, तो मेरा सवाल अब पूरा हो रहा है कि आप इतना कुछ काम कर रहे हैं, राजनीतिक लोगों से आपका वास्ता पड़ता है। अब तो मैंने कहा रॉयल परिवारों से भी राजनीति के अंदर है, पावर के अंदर हैं, दिया कुमारी जी हैं, वसुंधरा राजे भी उसी पार्टी से हैं जो पावर के अंदर है, बेशक वो चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो पॉलिटिक्स में आपको क्या लगता है, क्या सुधार की ज़रूरत है लोगों के एटीट्यूड में, या जो उनका समर्पण है लोगों की सेवा करने में? सेवा की एक, और तो क्या है?
ऑफ कोर्स मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ लोगों को एक डायलॉग दिया था और वो डायलॉग दिल से दिया था। स्मॉल गैदरिंग थी, मेरा सौभाग्य था कि इनवाइट किया। उन्होंने हमको कुछ चीजें बोली और उन चीजों में उन्होंने मेरे को ये बोला कि जो क्रांति की आग मेरे मन में बचपन में लगी थी, मैं भटका जरूर हूं, मैं वापस भी आया हूं, बट मरने के बाद वो क्रांति की आग तुम 3000 लोगों के मन में मैं लगा के जाऊंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात नेशनल टीवी पर बोली। उस चीज से मेरे को एक चीज समझ आई कि हम दूसरे इंसान के ऊपर उंगली पॉइंट करके बोल तो सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, बट उस गद्दी में बैठने के बाद अगर मानो मैं आज प्रधानमंत्री बनती हूं, मेरे डिसीजंस किस चीज पर बेस होंगे? मेरे को सीट की जो चुभन है, आप मेरे से पूछ रहे थे मेरा मुकुट कहाँ है। जब एक रूलर या जब एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एक ताज पहनता है, वो ताज दिखता आपको है ताज, बट जो सुइयां उसके अंदर होती है वो सिर्फ उसको महसूस होती है। काटा हुआ ताज। जैसे ईसा मसीह को क्राउन पहनाया था, वो जो खून टपकता है वो सिर्फ उसको पता होता है उसकी क्या बीत रही है, कि वो पूरी की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे साथ में रख रहा है। फेल होता है, पास होता है, वो जजमेंट डे पर पता लगेगा जी। पर एक पॉलिटिशियन से मैं पर्सनली क्या एक्सपेक्ट करती हूं ये मैं जरूर बता सकती हूं। अगर हमारे पास एमएलए है, अगर हमारे पास एमपी है, अगर हमारे पास प्रधान है, अगर हमारे पास पंचायत है, अगर हमारे पास हमारा सरपंच है और माननीय प्रधानमंत्री जी है, सबके अलग अलग रोल्स हैं। अगर लोग अपने रोल्स निभा लें और ये समझ लें कि कुछ चीजें जनता के हित की होनी चाहिए, जिसका डायरेक्ट जवाब उनको आना चाहिए। ये मैं किस बेसिस पर बोल रही हूं मैं वो भी बता देती हूँ। महाराज उमेद सिंह साहब जी, उनके पैलेस में एक घंटी थी, छोटी सी घंटी थी। अगर कोई भी डिपार्टमेंट का मनुष्य नाइंसाफी करता, प्रजा में से कोई भी समुदाय से इंसान उस रास्ते पर चल के उस घंटी को जब बजाता, साक्षात महाराज उमेद सिंह साहब पधारते, बोलते आपकी समस्या क्या है। अगर ये एक राजा कर सकता है तो जो एक पॉलिटिशियन होता है, हु इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द by the people, elected by the people, means he is the voice of the, वो इंसान की, हमारी लोगों की आवाज है। सरपंच हमारे पंचों की आवाज है, पंच हमारे गांव के क्षेत्रों की आवाज है, प्रधान उसकी आवाज है, एमएलए उसकी आवाज है, एमपी उसकी आवाज है। आप ये पूरा सिस्टम जो है, ये आवाजें हैं जनता की। क्या जनता डायरेक्टली कोई अपनी कंप्लेंट्स सामने रखे और सामने से जो रूलिंग पार्टी के मेन मेंबर्स हैं वो आंसरेबिलिटी लें, चाहे वो सीएम साहब हो, कोई भी? कुछ लोग लेते हैं, बहुत बार फंसते हैं, बात करते तो उनका पार्टी उनको बोलता है सर आप क्या कर रहे हो, अरे हम नहीं कर पाएंगे, ये आप ज्यादा कमिट कर रहे हो, नहीं करना जरूरी है। फिर एक सीएम की आवाज भी दबाई जाती है। Who is your favorite politician in Rajasthan politics? Rajasthan politics? I don't know anything about politics. Yeah, I told you, I know everything about Rananiti. नहीं, you know I wanted everything. to join the police. नहीं, you know, you may not want to share. I don't have a favorite. You don't have a favorite. I can't have a favorite. My favorite. But who is doing good job? कोई तो होंगे। Who is doing good job? हमें लगा कि भाई देखो, थोड़ा सा पुराना बता दीजिए। कई बार होता है कि पावर में है, अब अच्छा बोलना भी, अच्छा कुछ है नहीं, बुरा बोलें क्या? पुराना थोड़ा सा बता दीजिए।
अटल बिहारी वाजपेयी। राजस्थान से बताए। आपने नाम बोला, मैंने नाम बताया। राजस्थान से बताए। मेरे को राजस्थान पता ही नहीं है, राजस्थान का कौन है, आई डोंट नो। इसका मतलब किसी ने आपको इम्प्रेस नहीं किया? नहीं, आई एम श्योर किसी ने कुछ तो किया ही होगा। मैं बहुत, आई मीन आई एम सॉरी, मैं बहुत छोटी थी जब अब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट उस टाइम था नहीं, और अब पॉलिटिक्स की, पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स की स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाती है। वैसे हिंदी में पॉलिटिशियन को क्या बोलते हैं? राजनेता। राजनेता कौन है? मेरे को नहीं कुछ। भजनलाल है आपके चीफ मिनिस्टर। भजनलाल मैं साहब, बता दूं। मेरे को कभी उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं नहीं, हुआ। दिया बट कुमारी जी अगर दिया कुमारी जी, मिले, दिया कुमारी जी से मिले, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे से भी मिले। कोई ऐसा है जिससे आप ना मिले हो? ये मेरे को ये लोग इंस्पायर बहुत करते हैं। मेरे को भजनलाल जी बहुत इंस्पायर करते हैं। बट ही वाज नोबडी जब उनको बनाया गया। इसलिए तो इंस्पायर करते हैं। फ्रॉम अ नोबडी ही इज समबडी, मींस ही मस्ट हैव डन समथिंग राइट। इज ही डूइंग समथिंग राइट? आई डोंट नो। क्या कह रहे हो? नहीं, अब इज ही डूइंग समथिंग राइट? बट डेवलपमेंट, I have not met him, that's why I want to meet him. बट यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द पॉलिसीज, द डेवलपमेंट थिंग्स, कुछ तो कर रहे होंगे ना? देखिए, मुझको इतना पता है कि जब मैं म्यूनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट में जाके बोलती हूँ कि मेरे को जेसीबी भेज दो, म्यूनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर भेजता है, तो मतलब कुछ तो हो रहा है। कुछ तो हो रहा है। और म्यूनिसिपैलिटी सामने आती है, जेडीए भी सामने आता है, अपनी गलती मानता है। हाउ इज उमेद पैलेस? It was built during a drought to generate income for the state of Marwar. 14 साल लगे उसको कंप्लीट होने में, और जब फैमिन हिट कर चुका था, 14 साल कोई पानी नहीं था वहाँ पे, तो धान और ये सब, तो क्या होता था कि महाराज उमेद सिंह साहब ने, उनकी एक्चुअली राजदादी साहब ने उमेद सिंह साहब से वो इंग्लैंड पधारे थे, और वहाँ क्वीन के सामने थे, तो उन्होंने क्वीन का घर देखा, बकिंगम पैलेस, तो उन्होंने बोला कि अंदाता बाप जी, आप अर्ज है एक आप हूँ भाई, कहीं भी क्या आप एक चीज मांगनी है, क्या आप बक्सावला कि अगर मारे सक्षम हूं तो मैं आपने दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। क्वीन रो बकिंगम पैलेस में देखियो, माने उन्हों बड़ो मोटो महल चाहिए। तो महाराज उमेद सिंह साहब ने बोला कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं नहीं कर सकता। ठीक, फिर फैमिन आया, तो उस टाइम उमेद भवन का निर्माण हुआ कि आप बगैर कोई भी पानी के कंस्ट्रक्शन करो, तो उसमें उमेद भवन के अंदर पूरा उमेद भवन एक इंटरलॉकिंग सिस्टम पर नंबर्ड है। मतलब आप उस पूरे पैलेस को हटा, डिसेंबल करके रीअसेंबल आप कर सकते हो कहीं पर भी। एक शेख आया था, उसको उमेद भवन पसंद आ गया था, वो बोलता है कि बाप जी हुकुम को कि मैं उमेद भवन अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, आप किसी कीमत बताओ। बोलता है इट्स नॉट फॉर सेल। नो नो नो, आई विल पे यू एनीथिंग। ही सेज इट्स नॉट फॉर सेल, ये मैंने नहीं बनाया है, ये मेरी प्रजा के लिए बना था, जो आज दिन तक नॉट जस्ट जोधपुर की शान है, पूरे भारत की शान है। और टूरिज्म इंडिया के अंदर जितनी भी टॉप रैंकिंग वेडिंग्स जो होती है, बॉलीवुड वेडिंग्स, हॉलीवुड वेडिंग्स, वो उमेद भवन पैलेस में होती है और मेहरानगढ़ में होती है। इसकी वजह से कंट्री के अंदर कैपिटल आता है, बाहर का पैसा अंदर आता है। इसकी वजह से टूरिज्म बहुत ऊपर गया है। तो एक ऐसी बिल्डिंग जो यूके के जो एम्प्रेस थी उसके पैलेस से बड़ा चाहिए, फैमिन के अंदर बना हुआ, आज दिन तक भारत को इनकम दे रहा है। आपने तो बहुत शादी अटेंड की होंगे। मैंने बॉलीवुड वाले, वैसे तो रूटीन में तो मैं शादियां अटेंड नहीं करती। मैं तो सोच रही हूँ मैंने मेरी शादी क्यों अटेंड करी। मैंने बहुत बार अपने आप से सवाल पूछा है, मैंने कहा दूसरों की अटेंड करी नहीं, खुद की क्यों करी, उस दिन भी कहीं और चले जाते हैं। चलिए, खैर ऑन दिस नॉट, राजकुमारी जी, बहुत कुछ आपसे बात करने को, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा हमारे ऑडियंस को भी और आपको भी। आपसे मैंने जितने भी सवाल पूछे, आपने बहुत ही इंटेलिजेंटली
और कुछ बात आपने स्पिरिचुअली भी, मुझे एक स्पिरिचुअल वाइब भी आई आपके जवाबों में से, और बहुत तसल्ली से आपने जवाब दिया। आई एम सो थैंकफुल कि आपने समय दिया। और साथियों, राजकुमारी पद्मजा से हमने बातचीत की। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके बताएं। फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर राजकुमारी जी से बात करेंगे। मैडम, आपको बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। धन्यवाद।